साथियों नमस्कार। आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस के वचन पत्र का विमोचन कर दिया। यह वचन पत्र हमारे तमाम सारे पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों के साथ न्याय करने वाला दस्तावेज है। आज जैसे ही वचन पत्र सार्वजनिक हुआ, वैसे ही हमारे हजारों हजार लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के अंदर उत्साह और उल्लास का वातावरण बना। उनके अंदर एक उम्मीद जागी कि चलिए कोई तो है जो हमारी बात सुन रहा है, हमारी बात कर रहा है। मैं प्रदेश के अलग अलग विभागों में काम करने वाले लाखों लाख कर्मचारियों की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हम पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों के बारे में सोचा और विधानसभा चुनाव के वचन पत्र में हमें स्थान दिया। मैं कमलनाथ जी का आभार इसलिए भी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पहली बार कर्मचारियों के सबसे निचले वर्ग की बात अपने भाषण में की। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के बारे में बोला, उनकी पीड़ा को सामने रखा और उन्होंने उनके साथ न्याय करने की बात कही, उनको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात कही। यह वो सफाई कर्मचारी है जिसकी बात कोई नहीं करता, जबकि वो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं नगरीय निकाय से लेकर और सरकारी विभागों तक। ये क्लास 4 जो कम पढ़ा लिखा होता है, जिसे अपने आवेदन लिखने तक नहीं आते हैं, और इसी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा था, हो रहा है। आज कांग्रेस के वचन पत्र में इसे बहुत प्रमुखता के साथ रखा गया और उठाया गया। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, जिनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, जिनकी बात 20 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टी के किसी नेता ने नहीं की, आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में माननीय कमलनाथ जी ने अपने भाषण में भी और वचन पत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। पहली कैबिनेट में सम्मेलन की बात की है, सारे पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों के साथ न्याय करने की बात की है। एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं छूटा है जिसके साथ न्याय करने की बात इस वचन पत्र में नहीं की गई हो। चूंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार पिछले 15 साल से चल रही थी, और वह जो है जो उसने कदम उठाए, वो कदम हमारी पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य को तो बर्बाद किए ही, पूरे हमारे सरकारी तंत्र को भी तहस नहस करके कर दिया है। 80% तक सरकारी सेक्टर का निजीकरण इन 15 सालों के अंदर हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक भी विभाग ऐसा नहीं है जो आउटसोर्स के दम पर नहीं चल रहा हो। एक भी विभाग ऐसा नहीं है जहां ठेकेदार बिचौलिए नहीं बिठा दिए गए। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। यदि सरकारी सेक्टर ही ठेकेदारों बिचौलियों के हवाले कर दिया जाएगा तो आप समझिए क्या स्थिति बनेगी। इस सरकार के पास अपना कुछ नहीं बचा है, उसने सब कुछ बिचौलियों को, ठेकेदारों को दे दिया है। माननीय कमलनाथ जी ने अपने भाषण के जरिए भी, अपने वचन पत्र के जरिए भी जो महत्वपूर्ण और प्रमुख संदेश दिया है और प्रमुख प्रावधान किए हैं, वो ये है कि वह सरकारी सेक्टर को बचाना चाहते हैं, उसका निजीकरण रोकना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ, अस्थायी कर्मचारियों के साथ, अंशकालीन कर्मचारियों के साथ पर्याप्त न्याय करने की बात कही है।
और सरकारी सेक्टर, यह हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि सरकारी सेक्टर तभी बचेगा जब आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। वचन पत्र कांग्रेस का यह भरोसा और विश्वास दिलाता है कि 2023 में बनने वाली कांग्रेस की सरकार न सिर्फ सरकारी सेक्टर को बचाएगी, न सिर्फ रोजगार के रास्ते खोलेगी, उन लाखों लाख कर्मचारियों के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करेगी और उनके साथ न्याय करेगी। इसलिए माननीय कमलनाथ जी के साथ साथ मैं उस वचन पत्र कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने छोटे से छोटे पहलू को भी समझा और वचन पत्र में स्थान दिया। तो साथियों, आप सब लोगों के कल तक यही सवाल थे और वो लगातार हमको मैसेजों के जरिए, फोन के जरिए ये कह रहे थे कि सब वचन पत्र में हमारा नाम आना चाहिए, हमारी बात आनी चाहिए, आप तो वचन पत्र में शामिल करा दीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। वह सब आपके सामने आ गया है। अब मेरा आपसे अगला सवाल है, वो सिर्फ आपसे ही है। आउटसोर्स एक बड़ा मुद्दा है और इस बड़े मुद्दे को कोई 1, 2, 4 लोग नहीं हल करा सकते। इसे हल कराने के लिए, इस मुद्दे का समाधान करने के लिए और इन लाखों लाख लोगों के साथ न्याय कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख काम है हम लोगों की एकता। जब तक हम लोगों की एकता नहीं बनेगी तब तक हमारे, कई बार कहा है मैंने, हमें अपने साथ न्याय कराने के लिए अपनी एकता को मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, अभी ये शुरुआत है। मैंने आपसे 2-3 वादे किए थे और मैंने अपने आंदोलन को खड़ा करने में, आउटसोर्स आंदोलन को खड़ा करने के लिए जो प्रमुख बात आपके सामने रखी थी, वो बात मेरी यही थी कि हम लोगों को मिलकर इस आउटसोर्स जैसी अन्यायकारी प्रथा को राजनीतिक डिस्कशन में लाना है, राजनीतिक चर्चा का विषय बनाना है। कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल होने के बाद आज जिस तरीके से चैनलों में ये बात चली आउटसोर्स की, लोगों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह फैला है मामला, उससे हमारे अब तक के प्रयासों को और ताकत मिली है और आउटसोर्स जैसी अन्यायकारी प्रथा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी है। अब हमें इसे और बड़े स्तर पर ले जाना है। चूंकि कांग्रेस ने, माननीय कमलनाथ जी ने इस आउटसोर्स जैसी अन्यायकारी प्रथा के दुष्परिणामों को समझा और उन्होंने हमारी समय समय पर हौसला अफजाई की, हम लोग कई बैठकें उनके साथ की, कई कार्यक्रम किए, आए, उन्होंने आउटसोर्स को मुद्दा बनाने में हम लोगों का पूरा सहयोग किया और अपने वचन पत्र में शामिल कर हमको ये विश्वास और भरोसा दिलाया, जो हम लोग कहते आ रहे थे कि हमें इस प्रथा को खत्म कराना है, समाप्त कराना है। उन्होंने वचन पत्र में शामिल करके हमारे इस विश्वास और भरोसे को और पुख्ता किया है। हम लोग आने वाले दिनों में, और जो पहले भी हम कहते आए कि हमें आचार संहिता के दौरान अपनी एकजुट ताकत का एहसास भोपाल में सरकार को, प्रशासन को, विपक्ष को, इन सबको कराना है। वो हम लोग उसकी तैयारियों में लगे हैं। हमारी पूरी कोर कमेटी इस पर चर्चा कर रही है। हम लोग आपस में विचार विमर्श करके हम लोग ये तय कर रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी ने हमारे आउटसोर्स के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और हमको हमारी टूटी हुई उम्मीदों को जिंदा किया है, और इसलिए हम भोपाल में इसी आचार संहिता के दौरान एक धन्यवाद रैली करेंगे। वह धन्यवाद रैली जो 7 अक्टूबर की हमारी तिरंगा रैली, जिसको हमने पोस्टपोन किया था कमलनाथ जी का समय न मिलने के कारण, उसी की अगली कड़ी होगी। वह धन्यवाद रैली हमारी पूरे मध्य प्रदेश की जनता को
यह बताने के लिए, सत्ताधारी पार्टी को यह बताने के लिए कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। बीजेपी ने हमारे अन्याय के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, प्रशासन भी हमारे पीड़ा को नहीं समझ रहा था, लेकिन कांग्रेस ने हमारी पीड़ा को समझा तो हम उनको धन्यवाद देते हैं और वल्लभ भवन और मंत्रालय में बैठी ब्यूरोक्रेसी को उस धन्यवाद रैली के जरिए ये चेतावनी देंगे कि जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, जिसके कहने पर बनाई है, इस पॉलिसी को आप बदलने की तैयारियां अभी से शुरू कर दें। 3 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में एक नई सरकार आ रही है, नई उम्मीदों के साथ आ रही है, वो इस अन्याय के खिलाफ फैसले करेगी। उस फैसलों में वल्लभ भवन संचालनालय में बैठी ब्यूरोक्रेसी रुकावट न बने, उस ब्यूरोक्रेसी को चेतावनी भी हम उस धन्यवाद रैली के जरिए देंगे। इसलिए साथियों, आप लोग जो है, जिस दिन भी माननीय कमलनाथ जी का समय हमको मिलता है, हम भोपाल में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे और इसमें आप सब लोगों का शामिल होना इसलिए जरूरी है कि जितनी अधिक संख्या होगी उतना बड़ा मुद्दा 2023 के चुनाव में आउटसोर्स बनेगा और जितना बड़ा मुद्दा बनेगा उतना अच्छा न्याय हमारे साथ नई बनने वाली सरकार करेगी। इसलिए साथियों, मैं जो है आज वचन पत्र में जो कुछ आया है उसके बारे में मैंने आपसे अभी तक कुछ चर्चा नहीं की और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप सब लोग पूरा वचन पत्र पढ़ चुके हैं। मैं वचन पत्र में जो कुछ भी आया है उसे मैं इससे पहले भी चर्चा में आपसे बातचीत करता रहा हूं। वचन पत्र में ठीक वही आया है जिसकी हमको और आपको सबको उम्मीद थी है, और हम जो लोग लगातार अपने आवेदनों, अपने मांग पत्रों के जरिए सरकार तक भी पहुंचाते थे और विपक्ष तक भी पहुंचाते थे। आप सब लोगों ने जो पिछले 1 साल के अंदर आउटसोर्स आंदोलन को खड़ा करने के लिए जो एकजुटता दिखाई, उसके लिए आप सब लोग भी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हम पूरे संपूर्ण आउटसोर्स को इकट्ठा भले ही नहीं कर पाए हों, लेकिन इस आउटसोर्स आंदोलन में बड़ी संख्या में ऐसे ऊर्जावान लोग हमारे को मिले हैं जो इस अन्याय के खिलाफ बोलना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं और पूरे जो उत्साह के साथ लड़ना चाहते हैं, पूरे जुनून के साथ लड़ना चाहते हैं। ऐसी संख्या सैकड़ों को पार कर चुकी है। यही वो लोग हैं जो इस अन्यायकारी कल्चर को खत्म कराएंगे। बहुत सारी रुकावटें भी आई। हम लोग 6 महीने के में हमने लगातार भोपाल में भी 2 कार्यक्रम किए, जिलों में भी लगातार कार्यक्रम चलते रहे। हमने सरकार की, शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद रैलियों में अपने ज्ञापन दिए। हमने जो है अलग अलग स्तरों पर प्रशासन तक भी, ब्यूरोक्रेसी तक भी अपने ज्ञापन पहुंचाए। लेकिन हमको बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापनों पर सरकार ने, ब्यूरोक्रेसी ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को गंभीरता से नहीं दिया। इसलिए हमारी और आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे साथ हुए अन्याय, हमारी की गई उपेक्षा के खिलाफ हम अपनी एकता को, एकजुटता को हर गुजरते दिन के साथ मजबूत बनाएं और उसे जिसने हमारे साथ अन्याय किया है उनको सबक सिखाने में तब्दील करें। तभी हमें हमारे साथ हुए अन्याय का बदला ले सकेंगे और हमें भी ये सुकून मिलेगा कि जिसने हमारे साथ अन्याय किया था उससे हमने बदला लिया है। तो साथियों, आप सब लोग अपने अपने स्तर पर अपने भविष्य को
ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आगे बढ़े इस चुनावी समय में कि सारे के सारे फैसले, सारे के सारे समीकरण आप लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराने की तरफ हों। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में निभा सकते हैं, जैसा कि आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर हमसे, हमारे साथियों से कहते आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप वो काम करेंगे। इसके साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। देखिए, ये बात अब तक ये तय हो चुका है, चर्चाओं में, बातचीत में, फीडबैक जो आ रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन तय है, कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इसलिए आप सब लोगों को, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप लोगों को जो काम देने वाली जो एजेंसियां हैं, जो ठेकेदार हैं, वो भी, उनके अंदर भी ये एहसास हो गया है कि अब सरकार बदल रही है, तो वो भी कांग्रेस के अंदर अपनी जगह तलाशेंगे, अपना ठिकाना ढूंढेंगे, वो भी कांग्रेस के दूसरे नेताओं को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमें उन्हें रोकने के लिए, और उन्हें हम तभी रोक सकते हैं जब सारे आउटसोर्स कर्मचारियों की एकता एक दिखे, हम सब लोग एकजुट दिखें, एक साथ दिखें। कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो ठेकेदारों, एजेंसियों के मालिकों के से प्रभावित होकर, उनके प्रलोभनों में आकर इस आउटसोर्स कल्चर को में खत्म करने में कुछ रुकावटें पैदा कर देंगे। सरकार बदलने के बाद हमारी संघर्ष, हमारी लड़ाई उनसे होगी। हमें, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारी और लड़ाई एक बड़े दुश्मन से है, एक ताकतवर दुश्मन से है, जिसके पास पैसा भी है, जिसकी पहुंच भी है। हमें अगर उससे लड़ना है तो हमें अपने बीच से ही अपने भरोसेमंद नेतृत्व को आगे करना पड़ेगा, उसे ताकतवर बनाना पड़ेगा, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम इन्हें रोक सकते हैं। तो साथियों, इसकी शुरुआत अपन भोपाल में जो धन्यवाद रैली करने की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तारीख हम इसी फेसबुक पेज पर आपको बहुत जल्दी बता दी जाएगी। उस धन्यवाद रैली में हमें उन बिचौलियों को जवाब देने की ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी हम उनके अंदर डर पैदा कर सकते हैं और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार से अपने काम समय से पहले कराने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। अब आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप भोपाल में होने वाली धन्यवाद रैली की तैयारियां अपने अपने स्तर पर करें और बड़ी संख्या में भोपाल आने की तैयारियां करें। मैंने जो आपसे कहा था कि कांग्रेस के वचन पत्र में हम वो तमाम सारे मुद्दे शामिल कराएंगे जो आप चाहते हैं, वह काम कराने में अपन सफल हुए हैं। अपन आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, इन तमाम सारे लोगों के को राजनीतिक डिस्कशन में लाने में सफल हुए हैं। अब जीतने की जिम्मेदारी आपकी है, आप सब लोगों की है। इसलिए साथियों, अंत में पुनः आपसे नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप अपनी एकता को अब और मजबूत करेंगे और एक बार भोपाल में अपनी ताकत का एहसास उन तमाम सारे लोगों को कराएंगे जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, और जो आपके साथ न्याय करने वाले हैं उन्हें धन्यवाद देंगे। पुनः आप सब लोगों को नमस्कार। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।